Yes, good morning, class 9 students. In previous class, uh, it was a disturb between us, and I can't take your class for 25 or 30 minutes. Okay, no problem. We are here to start again. We talk about the industrial change and social change, industrial society and social change, and we come to this paragraph. I explain you this sketch, a painting of a person in mid 19th century seen by a contemporary. उस टाइम जो लोगों ने जैसा देखा लंदन में पुअर्स की जो हालत थी उसको डिस्क्राइब किया. अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो मेनली जो इंडिविजुअल्स के ही हाथों में थी, और लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो ऑफन प्रॉपर्टी पे ऑनर्स और एम्प्लॉय के लिए ही ज़्यादातर खुद ही थे उन लोगों में से, जो चाहे वो लिबरल्स हों, जो लिबरल्स थॉट को मानते हैं, या रेडिकल्स. हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और ट्रेडिशनल वेंचर्स, ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि इन्होंने इस पैसे को जो बनाया ट्रेड से, इंडस्ट्रियल चीज़ों को इस्टेब्लिश करके, दे फेल दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड. उनको ये भी लगता था कि जिस तरह से ये जो कोशिशें की गई हैं, सेटअप किए गए हैं, तो वो और भी आगे होने चाहिए जिससे कि बेनिफिट मिले, और जो वर्क फोर्स है कंट्री में, तो इकोनॉमी में जो होनी चाहिए वो हेल्दी और सिटीजन जो है एजुकेटेड हो. वो इस चीज़ को लेके एनकरेज करना चाहते थे, क्योंकि आप किसी भी स्कूल में अच्छे टीचर्स को या हेल्दी एजुकेशन सिस्टम को बनाए रखेंगे तो वो सिस्टम आगे बढ़ेगा, इनकरेज होगा. ऐसे ही वो बात इंडस्ट्री के लिए भी होती है. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believe in the value of individual effort, labor and enterprise. I think ये भी हमने बात की थी लास्ट टाइम कि वो विरोध करते थे उन चीज़ों का. प्रिविलेजेस मतलब होता है वो सुविधाएं जो जन्म से ही किसी को मिलती हैं, अधिकार मिलते हैं. वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, अपोज करते थे. वो इस चीज़ में फर्मली बिलीव करते थे कि जो वैल्यू है इंडिविजुअल एफर्ट्स की, कोई पर्सनल या पर्सनली अपना इंडिविजुअल कोई पर्सन एफर्ट करके जो आगे बढ़ रहा है मेहनत से, उसको वो लोग ज़्यादा मानते थे. ए फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वर इंश्योर्ड, अगर हम किसी एक व्यक्ति की हर आज़ादी का ख्याल रखें. इफ़ द पुअर कुड लेबर, मेहनत करे, और दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, और वो जो पैसा है उसको हम अच्छे से लगाएं, उसमें रुकावट ना आए. दे बिलीव द सोसाइटी वुड डेवलप, उनको लगता है कि ये सब ऑपरेट करने के बाद सोसाइटी डेवलप होगी. सिंपल सी बात है कि आपको चॉइस दी जाए कि आप या तो ये काम करें या फिर ये काम करें, वर्किंग आवर्स फिक्स हों, आपको वेजेस टाइम से मिले, हेल्दी हों आप, एजुकेशन पे भी अच्छा ध्यान दिया जाए, तो सिंपल सी बात है कोई भी सोसाइटी डेवलप करेगी. इंडिया में ये उल्टा सोचा जाता है, इनको पढ़ा लिखा देंगे तो वोट कैसे मिलेगा. मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टी इन द अर्ली 19th सेंचुरी. ये भी हम शायद आपको एक पैराग्राफ बता चुके थे पूरा. यहाँ तक हो गया था कि अब जो वह मैन और वुमेन जो वर्क कर रहे हैं वो भी बदलाव चाहते हैं, रैली कर रहे हैं पार्टीज़ के ज़रिए और ग्रुप्स के ज़रिए. अर्ली 19th सेंचुरी में सारे चेंजेस के लिए वो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं. कुछ नेशनलिस्ट लिबरल रेडिकल वो रेवोल्यूशंस चाहते हैं ताकि जो इस तरह की गवर्नमेंट हैं जो कि फ्रीडम नहीं दे रही हैं उनको ख़त्म किया जाए यूरोप में 1815 में. 1815 इसलिए क्योंकि 1815 में ही जो नेपोलियन था उसकी हार हुई थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और वो एक तरह से डिक्टेटर था, एरिस्टोक्रेसी ही थी, डेमोक्रेसी तो नहीं थी. तो वो फिनिश करना चाहते थे सारे कंट्री मिलके. फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरी, ये भी लोग क्रांति की तरफ बढ़ गए, जिसमें आप फ्रेंच को तो पढ़ ही चुके हैं, रशिया को आप स्टार्ट करेंगे, और 10th में आप पढ़ेंगे कि इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ कैसे. एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क, जो पहले से बसी बसाई मोनार्क हैं, राजशाही, किनशिप, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा मोनार्क जिसे कहते हैं, वो उसको हटा देना चाहते थे, ओवरथ्रो कर देना चाहते थे. नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रेवोल्यूशन दैट कुड क्रिएट नेशंस, जो राष्ट्रवादी लोग थे वो रेवोल्यूशन को इस तरह से बात करते थे कि एक देश की भावना जगे, एक देश बने, वो इस चीज़ पे जोर देते थे.
वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव, जहाँ जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स हों। आफ्टर 1815 गैसिपी मेजिनी, इसको आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, एक इटालियन नेशनलिस्ट था, रेवोल्यूशनरी पर्सन था, कंस्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली। वो भी एक ऐसा नेशनलिस्ट क्रांतिकारी पर्सन था जिसने इस तरह कदम उठाए कि लोग आज़ाद हों, एक नेशन हो, अपना मुल्क हो, जैसे इंडिया है और आज पाकिस्तान अलग हो गया, उस तरह से उसने वो कोशिशें की उस टाइम पे, इटली में अचीव भी किया। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। फिर उस टाइम पे इंडिया की बात हो, क्योंकि इंडिया उस टाइम ब्रिटिश कॉलोनी था 1815 के बाद, तो यहाँ के लोग भी उसकी राइटिंग्स को पढ़ते थे कि उसके क्या विचार हैं, वो नेशन को लेकर क्या विचार देना चाहता है, वो किस तरह की चीज़ों से आगे वर्क कर रहा है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ओके, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। उस टाइम जो सबसे बड़े थॉट में से या विज़न जो कहा जाए कि सोसाइटी को कैसे सोशलिज्म के जरिए स्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि रीज़न ये था इक्वलिटी लाना, वेल्थ को इक्वली डिवाइड करना, ये सब सोशलिज्म का हिस्सा है। अभी आप सोशलिस्ट पढ़ेंगे क्या होते हैं, उनकी विचारधारा क्या होती है। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप की बात करें, सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। इसके बाद आप देखेंगे पूरे यूरोप में सोशलिज्म जो है बहुत अच्छे से एक बेहतरीन आइडिया, एक विचार जो थॉट होती है, विचारधारा ही तो है बेटा, चाहे वो किसी पार्टी की हो, उसी से लोग जुड़ते हैं, उसी का समर्थन करते हैं। तो सोशलिज्म एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट, एक आइडियोलॉजी लेके निकला यूरोप में और लोग उसको एक्सेप्ट करते चले गए, वाइड स्प्रेड अटेंशन मिला उनको। अब सोशलिस्ट क्या है, उनकी छोटी छोटी पॉइंट्स सुनिए। सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। जैसे इंडिया में अंबानी वगैरह अडानी पैसा बना रहे हैं, तो अगर यहाँ के जो सोशलिस्ट होंगे वो नहीं चाहेंगे कि उनके पास पैसा रहे। एंड सो इट वॉज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ टाइम। और सोशलिस्ट ये कहते थे कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो इससे जितनी भी समाज में बुराइयां हैं वो पैदा होंगी, गरीबी, भूखमरी और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि प्राइवेट फर्म सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही वर्क करेगी, वो मज़दूरों और पीपल्स के बारे में नहीं सोचेगी, वो वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगी, और ये सच भी है। वाई ऐसा क्यों? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट। अब जो कोई अकेला पर्सन है वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदे और वो एम्प्लॉयमेंट दे, बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन। लेकिन प्रॉपर्टी को जो रख रखाव होगा, उसके प्रति जो कामकाज होगा, वो सिर्फ पर्सनल गेन के लिए होगा, कि सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा, हमारा प्रॉफिट हो, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। उनके लिए वेलफेयर की बात नहीं है जो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। जैसे आपका खेत है, अब इसको प्रोडक्टिव कौन बना रहा है? फार्मर या मजदूर, लेबर। उनको कुछ नहीं मिलता है और आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गेन होता है। तो वो प्राइवेट का जो हाल है, प्राइवेट फर्म है या कैपिटलिस्ट जिसे बोलते हैं, सोशलिस्ट उनका हमेशा विरोध करते थे। सोशलिस्ट जो है रशिया में पॉपुलर बहुत हुआ, इंडिया में भी इसीलिए आया, इसलिए 1947 में जब आज़ाद हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो हमने इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, इसीलिए इंडिया सोशलिस्ट भी है। मतलब जो प्रॉपर्टी के अधिकार हैं वो बेटा गवर्नमेंट के पास भी हैं, प्राइवेट फर्म में नहीं है। लेकिन अब मोदी जी सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, इससे बहुत लॉस हो रहा है, जॉब लॉस तो हो ही रहा है, प्रॉपर्टी एसेट्स का लॉस हो ही रहा है, और जो इतने सालों से कंपनियां खड़ी थी लोगों की मेहनत से, वो सब धराशायी कर दी, बेच डाली। ओके, सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी। अब अगर सोसाइटी में कोई पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे सिंगल आदमी, इंडिविजुअल कंट्रोल करेगा, तो मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सो उससे ज़्यादा ध्यान तो हमें तब देना है कि जब हम कलेक्टिवली इस पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में सोचें, उनके हितों के बारे में सोचें, कि सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में सोचा जाएगा। ये चीज़ सोशलिस्ट लोग विरोध करते हैं, ये एक विचारधारा है। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। और सोशलिस्ट जो लोग थे, साम्यवादी, समाजवादी, वो लोग इन चीज़ों को चेंज चाहते थे और कैंपेनिंग शुरू कर दी उन्होंने इन चीज़ों के लिए। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? अब कोई सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी के ऑपरेट कैसे हो? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी?
अब सोशलिस्ट सोशलिस्ट कर तो बहुत रहे हैं, लेकिन उसका बेस क्या होना चाहिए, और कैसे कोई सोसाइटी की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं मैनेज करे, ऑपरेट करे। तो ज़रा देखें, यहाँ पे कुछ व्यू आपको दिखाई देंगे। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। अब जैसे अगर कोई बात करे ना इस बारे में, व्हाट आर द विजन्स ऑफ सोशलिस्ट, क्वेश्चन, व्हाट आर द या व्हाट वर द विजन्स ऑफ सोशलिस्ट फॉर फ्यूचर, यहाँ से क्वेश्चन आए तो आंसर जब आप उस चीज़ का लिखेंगे यहाँ से, तो आंसर कहाँ से आएगा। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, कुछ लोग कोऑपरेटिव के आइडिया में बिलीव करते थे, यानी कि सहकारी साथ साथ मिलके काम करें। रॉबर्ट ओवेन एक पर्सन है लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। तो उन्होंने एक आइडिया लिया है कोऑपरेटिव का, जैसे कोऑपरेटिव बैंक होती है ना, उसमें कई सारे लोग एक साथ मिलके पैसा लगाते हैं। जो हमारे यहाँ अमूल कंपनी है बेटा, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलके बनी। राजस्थान में सरस है ब्रांड, वो भी कोऑपरेटिव से मिलके बना है। उसका वो भी चीज़ आप समझेंगे जब आप 10th में आ जाएंगे, और हम भी डिस्कस करेंगे 9th में। तो उन्होंने बेटा एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, एक बिजनेसमैन की तरह ही थे, उन्होंने कम्युनिटी बनाई और कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसका नाम था न्यू हार्मनी। इंडियाना एक जगह है यूएसए वहाँ पे। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अब जो सोशलिस्ट थे उनका ये भी मानना था कि कोऑपरेटिव ना इस तरह से नहीं बनाई जा सकती हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोई अकेला बंदा ही उसको स्टार्ट करे। वो कहते थे कि इसमें और भी लोगों को शामिल करो। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स एनकरेज कोऑपरेटिव, उन्होंने डिमांड की कि वो गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे। फ्रांस में जैसे लुई ब्लैंक, ये लुईस पढ़ते हैं लुई पढ़ते हैं, एक ही बात है। लुई ब्लैंक एक पर्सन है, वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। और फ्रांस में भी देखो वो चीज़ हो रही है क्या, कि लुई ब्लैंक है, वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट की जगह ना आप जो है कोऑपरेटिव को रिप्लेस कर दीजिए। वो खुद कहते हैं कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं सिर्फ बिजनेस ही बिजनेसमैन होते हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मज़दूरों और लोगों से उन्हें कोई खास मतलब नहीं होता। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल। अब ये कोऑपरेटिव होती क्या है, ये एसोसिएशन होता है पीपल्स का हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर, जो एक साथ माल को बेटा प्रोड्यूस करते हैं। एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर, और जो प्रॉफिट होता है वो डिवाइड करते हैं हर एक मेंबर की अपनी हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग। जिसका जितना हार्ड वर्क है उसके अकॉर्डिंग उसको उसका फ़ायदा मिलता है। आप सोच के देखें क्या ये आपके हिसाब से सही है, जो जिस हिसाब से मेहनत करे उसको उतना मिले। कोऑपरेटिव चीज़ कितनी अच्छी है, आप सोचें उस चीज़ को। तो ये बेटा कोऑपरेटिव की डेफिनेशन हो गई। अगर क्वेश्चन आए डिफाइन कोऑपरेटिव, डिफाइन कोऑपरेटिव, तो उसका आंसर बेटा यहाँ से है। द कॉपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल दोज प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर। ये इसका आंसर है। ये जो हम आपको क्लास लेते लेते क्वेश्चन आंसर्स बता रहे होते हैं, ये आपको नोटबुक में बेटा राइट भी करने होते हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में ही लिखेंगे डेट वाइज। ठीक, मैं बार बार ये चीज़ नहीं कहूँगा आपसे कि आप होमवर्क करें, आप होमवर्क करें और उसको 7 PM तक सबमिट कर दें क्लास में। यू ऑल हैव टू बी सबमिटेड योर होमवर्क टिल 7 PM इन ग्रुप, एंड दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई फर्दर not to give you homework ओके। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपको होमवर्क जो है अलग से नहीं दूंगा, आई डोंट डू गिव होमवर्क सेपरेटली। यही आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, यही आपको अपनी बुक से लेके आपको अपनी आंसर कॉपी में लिखने होंगे। कार्ल मार्क्स, हु वाज कार्ल मार्क्स, ये और फ्रेडरिक एंगल कौन थे ये लोग, ये तो बेटा जर्मन थे और आई थिंक ये भी जर्मन थे। एडेड अदर आइडियाज ऑफ दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट, कार्ल मार्क्स की थ्योरी और फ्रेडरिक एंगल्स की कहानी एक अलग आर्गूमेंट ले आई। वो क्या ले आए आप जरा देखें, और आप यहाँ पढ़ेंगे कि वो क्या कहते हैं। वो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, कम्युनिज्म आया। देखिए, मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रियल लोग हैं सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी, मतलब सिर्फ पैसा 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 ही करते हैं, पैसा लगाना, पैसा कमाना और सिर्फ पैसे के लिए अपने फ़ायदे को देखना। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज,
जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, बिजनेसमैन, उन्होंने ओन कर रखा है, मालिकाना हक है कैपिटल जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है फैक्ट्री में, और जो प्रॉफिट होता है कैपिटल्स को वो प्रोड्यूस करते हैं वर्कर लोग। भाई फ़ायदा तो वर्कर लोग ही देते हैं ना उन्हें, वो तो कैपिटलिस्ट उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। द कंडीशंस ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। अब जो कंडीशन है वर्कर की वो इम्प्रूव कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट कमाने का प्राइवेट कैपिटलिस्ट का नज़रिया है वो कोई बदलता ही नहीं है, वो हमेशा वहीं का वहीं रहता है, वो सिर्फ फ़ायदा सोचते हैं। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वर्कर्स को जो है इस तरह से कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंक देना चाहिए और जो प्राइवेट रूल प्रॉपर्टी का है उसको हटा देना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मार्क्स को भरोसा है कि वो कैपिटलिस्ट के इस तरह के शोषण से मुक्त हो जाएंगे। वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। कहते हैं वर्कर्स को पूरा कंट्रोल करना चाहिए और एक ऐसी रेडिकल सोसाइटी बनाएं जहाँ पे प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल्ड हो, मतलब पूरा जो स्टेट हो वो सबके लोगों के हितों के बारे में सोचे, इंटरेस्ट के बारे में सोचे, किसी सिर्फ एक दो बिजनेस के बारे में ना सोचे। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इसी को कहा कम्युनिस्ट सोसाइटी, जो कि चाइना में। हालांकि आज के चाइना का कम्युनिस्ट कुछ और है। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रियम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। वो इस चीज़ को मानने को तैयार रहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होगा हमेशा वो कैपिटलिस्ट से ही होगा। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ही एक नेचुरल सोसाइटी होगी फ्यूचर की। और ये कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी, जो मार्क्सिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, वो पूरी दुनिया में फैले और हर जगह फैला, रशिया में, चाइना में, इंडिया में, नेपाल में, बहुत सारी जगह, साउदर्न कंट्रीज़ में और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, नॉर्थ कोरिया में, बहुत सारी जगह। ये जो थ्योरी होती है, जो विचारधारा होती है, वो फैलती है सबसे ज़्यादा किसी भी कंट्री में या डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। तो आज आपने जाना कि कम्युनिस्ट सोसाइटी को कौन क्या होती है, कार्ल मार्क्स कौन थे, ये सारे क्वेश्चन। ठीक, तो ऊपर आपने सोशलिस्ट के बारे में जाना और आपने कोऑपरेटिव के बारे में जाना। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इन चीज़ों को जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, और उसके बाद ही आपका ये चैप्टर यहाँ से फिनिश होगा। लास्ट पैराग्राफ में आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अब सोशलिज्म के लिए सपोर्ट की बात आ रही है। 1817 की बात है, सोशलिस्ट आइडिया थे वो पूरे यूरोप में फैल रहे थे। अब उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनके एफर्ट्स को, सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई। नाम क्या रखा? द सेकंड इंटरनेशनल। किन लोगों ने बनाई? सोशलिस्ट लोग ने, ठीक है। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। अब जो वर्कर्स थे इंग्लैंड में और जर्मनी में, उन्होंने अपनी फार्मिंग एक एसोसिएशन बना ली जिससे कि वो अपनी बेहतरी के लिए और अपने काम करने के हालातों के लिए लड़ सकें। दे सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। उन्होंने एक फ़ंड इकट्ठा किया जो अपने साथ के लोगों को मुसीबत के टाइम में काम आए। डिमांड किया कि जो वर्किंग का टाइम है उसे रिडक्शन किया जाए, आवर्स को, और राइट टू वोट उन्हें अधिकार दिया जाए जो उस टाइम नहीं था। 1870s की बात हो रही है बेटा, ये जर्मनी इंग्लैंड में, आज से 200 साल पहले। नो 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 नॉट 200 साल, 150 साल पहले। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये एसोसिएशंस वहाँ जर्मनी में इस पार्टी के साथ बहुत मिल के काम कर रही थी। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और इसी वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ चुनाव जीत गई। 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन उन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन 1914 की बात की जाए, सोशलिस्ट जो ये पार्टियां बन रही थी, ये कहीं भी यूरोप में किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं बना पाए। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, देयर आइडिया डिड शेप लेजिस्लेशन। हाँ, ये था कि उनके फिगर्स पार्लियामेंट में बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किए जा रहे थे, उनके आइडियाज़ को लेजिस्लेशन में डिस्कस किया जा रहा था। बट गवर्नमेंट कॉन्टिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लेकिन सोशलिस्ट लोगों की इतनी सब कोशिशों के बावजूद गवर्नमेंट जो रन हो रही थी वो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों के ज़रिए ही हो रही थी। ये एक पेंटिंग है, इसमें आप देखेंगे ये पेरिस की कम्यून का 1871 का है, और ये सीन है जिसमें पेरिस में आपको घटनाएं दिखाई जा रही हैं, लोग हाथों में बंदूक लिए हैं। ये वो पीरियड है जब टाउन काउंसिल पेरिस की पीपल्स ऑफ गवर्नमेंट ने ले ली,
इसमें वर्कर्स थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, प्रोफेशनल, राजनेता लोग टाइप, और जो बैकग्राउंड था वो यही हुआ था कि पॉलिसीज़ कैसी हों। ठीक, तो ये वही बात है, इसमें आप देख सकते हैं लोग हथियार लिए और इधर बंदूकें हैं, इधर लाठियाँ, अलग अलग तरह के लोग हैं, और वो स्ट्रगल हो रहा है वहाँ पे। तो ये लड़ाइयाँ हैं जो उस टाइम होती रही वहाँ पे। ये एंड होता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 2 आपका रशियन रेवोल्यूशन शुरू होगा। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी बेटा, और आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे उन चीज़ों को। तो जो होमवर्क है वो आप करेंगे, जो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं उसमें से। और किसी भी चीज़ को आप इतना लेज़ी मत रखें, अच्छे से क्लास लें, 7 PM तक अपने होमवर्क को सबमिट किया करें। बार बार ही हम नहीं कहा करते हैं, लेकिन हम फिर भी याद दिला देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने वर्क ही नहीं किया, पढ़ाई भी हो रही नहीं हो रही है, हम नहीं कह सकते। और आप कुछ चीज़ों की ज़िम्मेदारी खुद भी लीजिए, माँ बाप को आप परेशान ना करें घर पे। पढ़ाई करें, टीचर से कांटेक्ट करें, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपका निकल गया है। मे बी 15 अक्टूबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए, हम भी वेट कर रहे हैं, तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर 1। नेक्स्ट डे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 2, द रशियन रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखिए, होमवर्क को सबमिट करते रहिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।